आज हमारा टॉपिक है ईएमआई। आज हम ईएमआई का क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 1 ऑफ द दिशा गाइड। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? ईडी करंट ऑफ प्रोड्यूस्ड व्हेन। ईडी करंट तब प्रोड्यूस होता है जब हमारा मैट्रिक फिन क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म होता है। तो नॉन यूनिफॉर्म मैट्रिक फिन में हमारा ईडी करंट प्रोड्यूस होता है। नॉन यूनिफॉर्म मैट्रिक फिल्ड produces ईडी करंट। ओके, तो ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन ए में क्या लिखा? ए मेटेड इज केप्ट इन वेरिंग मैट्रिक फिल्ड। ओके, यह सही हो सकता है। ए मेटेड इज केप्ट इन एसटीडी मैट्रिक फिल्ड, नहीं, ये नहीं हो सकता। ए सर्कुलर कॉइल इज प्लेस्ड इन ए मैट्रिक फिल्ड, नो। थ्रू ए सर्कुलर कॉइल करंट इज पास, नो। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। एन इंडक्टर may store energy in its inductance field, its coil, its magnetic field, both इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो हमारा एनर्जी डेंसिटी जो होता है किसी भी इंडक्टर के कारण जो स्टोर होता है वो होता है हाफ एन आई स्क्वायर, जिसमें से कि आई क्या है हमारा? करंट। एन क्या है हमारा? इंडक्टेंस। और ये है हमारा एनर्जी डेंसिटी। ओके, इसका ऑप्शन नंबर सी। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। 3 में क्या है? इफ एन इज द नंबर ऑफ टर्न, इफ एन इज द नंबर ऑफ टर्न इन ए कॉइल, द वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस वेरी देयर। ओके, तो सबसे पहले फ्लक्स निकालते हैं। तो फ्लक्स कितना होता है? एन बी ए इज इक्वल टू एन आई। अगर हमारा मैट्रिक्स निकालना हो क्या निकालेंगे? नंबर म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट इंटू आई। ये हमारा किसी भी सोलेनॉइड की तरह जो हमारा कॉइल होगा, इंडक्टर होगा, उसका मैट्रिक फील्ड हो गया। और ये हो गया हमारा एरिया इज इक्वल टू एन आई। आई से आई हमारा कट गया, हमारा एन का मान कितना आ गया? म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एड। ओके, तो इससे क्या समझ में आया? जो हमारा इंडक्टेंस होगा नंबर ऑफ टर्न का स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। A coil having an area A naught is placed in a magnetic field which changes from B naught to 4B naught. Okay, in a time interval T, the EMF induced in the coil will be, जो हमारा EMF induced होगा वो कितना होगा? तो सबसे पहले निकालते हैं फ्लक्स कितना होगा। तो शुरू का फ्लक्स कितना होगा? B नॉट A नॉट। बाद का फ्लक्स कितना होगा? 4B नॉट A नॉट। और हमारा चेंज इन फ्लक्स कितना होगा? 5 माइनस 5 4B नॉट A नॉट माइनस B नॉट A नॉट। हमारा आंसर कितना आ गया? 4 में से गया 3 B नॉट A नॉट। इसमें जो हमारा EMF इंड्यूस होगा वो कितना होगा? माइनस d5 बाई dt। तो हमारा टाइम का चेंज कितना है? t है। और हमारा चेंज इन मैट्रिक फ्लक्स कितना है? 3 B नॉट A नॉट माइनस। हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। An electron moves along the line PQ, lies in the same plane as the circular loop of conducting wire as shown in figure.
इसमें क्या है, पी क्यू हमारा एक वायर है, इसमें हमारा इलेक्ट्रॉन जा रहा है पी से क्यू की डायरेक्शन में। तो अगर करंट होता तो हमारा इस पॉइंट पे जो होता है मैग्नेटिक फील्ड ऊपर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, नीचे होगा। अगर से मैग्नेटिक फील्ड नीचे होगा तो हमारा सर्कुलर लूप चाहेगा कि नीचे का मैग्नेटिक फील्ड को हम घटाएं। नीचे का मैग्नेटिक फील्ड को कब घटाएगा, जब हमारा करंट जो होता है एंटी क्लॉकवाइज में मूव करेगा। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो हमारा इंड्यूस्ड करंट का मान क्या होता है कि इंड्यूस्ड करंट try to change the magnetic field produced by another coil। ओके, अगर इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ होगा पहले बार के कारण, तो दूसरे बार के कारण क्या चाहेगा, मैग्नेटिक फील्ड को हम ऊपर की तरफ करें। ओके, अगर हमारा पहले बार के कारण मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो ऊपर की तरफ होगा, तो चाहेगा कि हम दूसरे कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड किधर हो, नीचे की तरफ हो। ओके, दिस इज द कंडीशन ऑफ द inducing of the current in the another loop or in the another wire। okay, now come to the question number 6। induced EMF in the coil depends upon। ओके, coil में जो हमारा induced EMF है वो किस पे डिपेंड करता है, पहले समझते हैं कि induced EMF होता क्या है। माइनस डी फाइव बाई डी टी, ये हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ है। अब देखिए, कंडक्टिविटी ऑफ द कॉइल, अमाउंट ऑफ फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ निंग ऑफ फ्लक्स और रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। रेट ऑफ चेंज ऑफ निंग फ्लक्स, फ्लक्स का चेंज ही होता है वही हमारा ईएमएफ होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स डिटरमाइन द इंड्यूस्ड ईएमएफ। Now come to the question number 7। Two identical coaxial circular loop carry current I, each circulating in the clockwise direction। ओके, अब क्या कह रहा है, करंट जो है हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। द क्वेश्चन नंबर 7। ओके, इफ द लूप्स आर अपेयरिंग ईच अदर, अगर इफ लूप्स आर अप्रोचिंग ईच अदर, तो लूप क्या कर रहा है, एक दूसरे को अप्रोच कर रहा है। टू एंड को एक दिया, मतलब एक ही एक्सिस पे है और दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहा है। तो दोनों अप्रोच कर रहा है तो क्या करना चाहेगा, करेंट इन ईच लूप इंक्रीजेस, करेंट जो है प्रत्येक लूप में इंक्रीज करेगा। करेंट इन ईच लूप रिमेन द सेम, करेंट इन ईच लूप डिक्रीजेस, करेंट इन वन लूप इंक्रीजेस अनदर डिक्रीजेस। ओके, तो देखो, अगर जो है करंट जो है सेम डायरेक्शन में जाएगा तो सेम डायरेक्शन का कारण क्या होता है, करंट एक दूसरे को अप्रोच करेगा, है ना। सेम डायरेक्शन के कारण जो होता है हमारा अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, तो सेम डायरेक्शन में अट्रैक्टिव फोर्स लगा, ये हमको पता है। सेम डायरेक्शन अट्रैक्टिव फोर्स। ओके, तब दोनों अगर पास आना चाहेगा तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, दोनों में चाहेगा कि दोनों में रिपल्सन हो, तो दोनों में रिपल्सन होगा तो क्या होगा, जो करंट हमारा जो मूव कर रहा था क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो चाहेगा कि हम करंट को कम फ्लो करें, इसलिए होगा क्या होगा, हमारा करंट क्या होगा, डिक्रीज करेगा सब में। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो इफ दे कम टू क्लोजर then the current want to reduce its value to nullify the attraction। okay, now come to the question number 8।
The mutual inductance of a pair of a coil each of n turn is m Henry. If current of 1 I ampere in one of the coil is brought to 0 in the t second, the EMF induced per turn in another coil will be ओके। प्रत्येक टर्न के कारण होता है हमारा EMF कितना प्रोड्यूस होगा, तो ये क्या होता है EMF माइनस एम DI/dt। तो हमारा चेंज कितना हो गया 1 से लेकर 0 तक, तो 0 माइनस 1 0 माइनस आई माइनस पढ़ने से था और M/T। तो हमारा आंसर कितना हो गया, और नंबर ऑफ टर्न अगर MI/T। ओके, 8 का आंसर ये होगा। प्रत्येक टर्न के कारण हमारा EMF इंड्यूस MI/T। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या है, रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ ए सिंगल टर्न, रेक्टेंगुलर कॉइल है ऑफ सिंगल टर्न है, हैविंग एरिया A रोटेट्स इन यूनिफॉर्म मैट्रिक फील्ड B, वह यूनिफॉर्म मैट्रिक फील्ड B में रोटेट कर रहा है विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द फील्ड, है ना, अपने एक्सिस से परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। इफ इनिशियली द प्लेन ऑफ द कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड, ओके। अगर शुरू में जो है हमारा क्या है, प्लेन ऑफ द कॉइल जो है मैट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, देन द एवरेज इंड्यूस्ड EMF व्हेन इट हैज रोटेटेड टू द 90 डिग्री, जब ये 90 डिग्री रोटेट कर जाता है तो हमारा EMF इंड्यूस कितना होगा, ओके। तो देखिए शुरू का फाई का मान कितना होगा BA cos 0, मतलब कि BA आ गया, जब 90 डिग्री को रोटेट कर दिया तब इसका मान कितना हो गया BA cos 90, इसका मान 0 आ गया। और कहा था कि हाँ शुरू में क्या था हमारा मैट्रिक फील्ड था परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर, यही था शुरू में लिखा हुआ, ओके। तब पूछा कि 3 दिन EMF कितना होगा, है ना, तो इसमें क्या करेंगे डेल्टा फाई कितना होगा हमारा BA। अब देखिए ओमेगा इक्वल टू 2π/T, तो इससे हमारा T का मान कितना हो जाएगा 2π/ω। अब हम EMF इंड्यूस की बात कर रहे हैं, EMF इंड्यूस में क्या पुट करेंगे डेल्टा फाई/डेल्टा T dφ/dt, ओके। तो हमारा मान कितना आ जाएगा BA डिवाइड बाई 2π/ω, ओके। ये हो गया। और क्या पूछ रहा है 90 डिग्री रोटेट किया, तो 90 डिग्री में तो टाइम जो होगा हमारा क्यों कौन सा होगा T/4, तो ये ओके, ये हो गया हमारा टाइम पीरियड, और इसको टाइम लेंगे यहाँ पे क्या लेंगे T/4 लेंगे, तो इसका क्या करेंगे इसका 1/4, तो ऊपर में 4 आ गया, तो इसका मान कितना हो गया 2 दूनी 4, तो हमारा आंसर कितना हो गया 2BA/ω/π। ऑप्शन नंबर डी। Now come to the question number 10. According to the Faraday law of इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फ्राडे लॉ का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अनुसार क्या होगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय द टाइम वैरिंग इन मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय टाइम वैरिंग बिटवीन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड इज एसोसिएटेड विद द मूविंग चार्ज, नन ऑफ दिस। इसमें क्या था कि अगर कोई भी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से हमारा क्या प्रोड्यूस हुआ था EMF,
और ईएमएफ पढ़ना क्या हुआ, वोल्टेज। अब वोल्टेज बाई डिस्टेंस, ये क्या होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय द टाइम विथ वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 11। Two solenoid of the same cross-section area having the length and the number of turn is 1:2। लेंथ और नंबर ऑफ टर्न क्या है इसमें, 1:2 है। द रेशियो ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस इन द टू कॉइल, तो हमारा सेल्फ इंडक्शन का मान कितना होता है, म्यू नॉट एन स्क्वायर बाई एल इंटू ए, और नंबर ऑफ टर्न और लेंथ दोनों का रेशियो जो है हमारा 1:2 है। तो हमारा N1/N2 का मान कितना होगा, N1/N2 का स्क्वायर और N2/N1 का गुना। तो देखिए N1/N2 का रेशियो क्या है, 1/2। ओके, N1/N2 का रेशियो क्या है, 1/2। ओके, पुट कर दिए। तो हमारा आंसर कितना गया, 1/4, ऊपर में आ गया 2, तो 2 से 2 कट गया, हमारा आंसर कितना गया, 1/2। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब द क्वेश्चन नंबर 11। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 12। द बैक EMF ऑफ द डीसी मोटर इज मैक्सिमम वैन। Motor has picked up maximum speed. The motor has just started the moving. The speed of the motor is still on the increase. The motor is just switch off. ओके, तो देखिए हमारा EMF का मान क्या था, बी ए ओमेगा। बी ए ओमेगा ये होता है। जब ये मैक्सिमम स्पीड से रोटेट करेगा, अब जब पीरियोडिक EMI, हमने यहाँ पे पीरियोडिक EMI की बात कर रहा है। ओके, तो जब ये मैक्सिमम स्पीड से मूव करना शुरू कर देगा कोई भी हमारा डीसी मोटर, तब वो जो है मैक्सिमम EMF को प्रोड्यूस कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 13। म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन द टू कॉइल डिपेंड्स ऑन। म्यूचुअल इंडक्शन किस पर डिपेंड करता है, मीडियम बिटवीन द टू कॉइल, सेपरेशन बिटवीन द टू कॉइल, ओरिएंटेशन ऑफ द टू कॉइल। ओके, ये तीनों पर डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि अगर हमारा कोई कॉइल में जो है अगर कनेक्टिविटी नहीं होगा उस मीडियम में, तब वह नहीं कर पाएगा, चाहे हमारा एक्सिन ही क्यों नहीं रखा जाए। अगर जो है कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है और एक ठो को ऐसे रख देंगे और एक ठो को ऐसे रख देंगे, तो हमारा फ्लक्स का लिंक ही नहीं होगा एक दूसरे का। इसका फ्लक्स इधर होगा, इसका फ्लक्स इधर होगा, तो इसमें भी जो है हमारा EMF जो है नहीं प्रोड्यूस होगा। और सेपरेशन बिटवीन द टू कॉइल, अगर दो कॉइल के बीच का सेपरेशन कम है तब उसमें EMF ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, और कंपेयर टू दोनों के बीच में सेपरेशन बहुत ज़्यादा है। ओके, इट डिपेंड्स ऑन दी ABC। Now come to the question number 14. If coefficient of induction of a coil is 1 Henry and EMF is 1 volt, if ओके अगर हमारा सेल्फ इंडक्शन कितना है 1 हेनरी, वोल्टेज क्या है हमारा 1 वोल्ट, तो क्या करंट फ्लोइंग इज 1 एम्पियर, करंट वेरिएशन इज 1 एम्पियर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, कि हमारा करंट का वेरिएशन जो है रेट है 1 एम्पियर पर सेकेंड होगा, क्योंकि हमारा जो EMF होता है वो क्या होता है N di/dt। तो अगर हमारा इसका मान भी 1 है, इसका मान भी 1 है, तो ओके, तो ये तभी हो सकता है जब हमारा di/dt भी 1 होगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15। में क्या है भी क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 में क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स डिनोट द डायमेंशन ऑफ m²/q²। जिसमें इसकी मास होगा, ये लेंथ होगा और ये चार्ज होगा। ओके, उसके लिए क्या करेंगे, पहले इसका डायमेंशन निकालेंगे सिंपल फॉर्म में।
तो एम एन स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर का डायमेंशन निकालें। तो यहाँ क्या देखें, मास एन स्क्वायर, चार्ज कितना होता है, करंट इंटू टाइम, मतलब ए टी का स्क्वायर। तो इसका डायमेंशन कितना आ गया, एम एन स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस टू। ओके, उसके बाद क्या करना है, पर सबका एक एक करके डायमेंशन निकालेंगे। ओके, वेबर पर मीटर स्क्वायर का निकालेंगे, हेनरी का, हेनरी पर मीटर स्क्वायर का, और फिर वेबर का। ओके, अपन देखते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो वेबर मतलब मैट्रिक फ्लक्स बाय मीटर स्क्वायर। तो मैट्रिक फ्लक्स कितना होता है, बी डॉट ए, और मैट्रिक फ्लक्स कितना होता है, फोर्स इक्वल टू बी आई एल। तो मैट्रिक फ्लक्स कितना हो गया, फोर्स बाई आई एल। ओके, फोर्स बाई आई एल हो गया, यहाँ पे पुट कर दिए फोर्स बाई आई एल हम अपना मैट्रिक फ्लक्स का मान। तो फोर्स का मान होता है एम एन टी माइनस टू, हमारा करंट का एम्पियर, और नेट का एन, और फिर यहाँ पे फिर हमारा एन स्क्वायर। ओके, तो ये चीज़ से हमारा डायमेंशन नहीं आएगा, इसी चीज़ को काटिएगा तो हमारा डायमेंशन कितना आने वाला है, एम एन माइनस टू, लेकिन यहाँ पे एन स्क्वायर है, लेकिन यहाँ से काटेगा तो एक एन से एक एन नीचे कटेगा। ओके, इस एन से इस एन कटेगा, यहाँ पे हो जाएगा एम एन माइनस टू। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए नहीं हुआ। हाँ, अब जब हेनरी पे आते हैं, तो हेनरी की बात करते हैं, तो उसमें एनर्जी स्टोर कितना होता है, हाफ एन आई स्क्वायर। तो एनर्जी होता है एम एन स्क्वायर टी माइनस टू। ओके, और हमारा कितना हो गया इसका एन, हमारा इंडक्टर है, और हमारा करंट का हो गया एम्पियर स्क्वायर। तो इससे क्या हो गया हमारा, एम एन स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस टू। तो देखिए एम एन स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस टू हमारा मैच कर गया। हमारा मैच कर गया तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा 15 का हो गया ऑप्शन नंबर बी। Now come to the question number 16. In an AC generator, a coil with n turn. Okay, एक coil है जिसका n टर्न है, ऑन द सेम एरिया A, सबके पास एरिया क्या है, A है, एंड द टोटल रेजिस्टेंस इज R। ओके, और इसमें टोटल रेजिस्टेंस कितना है, R है। रोटेट्स विथ फ्रीक्वेंसी ओमेगा इन ए मैट्रिक फील्ड B। मैट्रिक फील्ड B में हमारा फ्रीक्वेंसी रोटेशन ओमेगा है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF जनरेटेड। ओके, तो इसमें जनरेटेड EMF कितना होगा, माइनस डी फाइव बाई डी टी। ओके, तो नंबर ऑफ टर्न बी ए, और हमारा ओमेगा रोटेशन है तो ओमेगा से गुना कर देंगे। हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस का कोई काम ही नहीं है। अब नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 17। 17 में क्या है, ए मेटल रॉड मूव्स एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी। मेटल रॉड मूव्स विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दिस नेट, अपने नेट के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। ओके, एक कांस्टेंट यूनिफॉर्म मैट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन स्पेस इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द रॉड। रॉड के परपेंडिकुलर होता है एक मैट्रिक फील्ड है, as bad as its velocity. Send the correct statement from the following. The entire rod is at the same potential. There is an electrical field in the rod. Okay. The electrical potential is highest at this center. The electrical potential is lowest at the center and increases towards the end. Okay. तो देखिए, अगर कोई एक रॉड है, रॉड की वेलोसिटी इधर है और हमारा मैट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है। ओके, तो हमारा EMF होता है वो क्या होता है, V क्रॉस B। ओके, डॉट एड। तो हमारा जो नेट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, V क्रॉस B के नॉर्म होना चाहिए।
तो इसमें क्या होगा, इसके कारण इसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट होगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जनरेट होगा। ओके, अब हम बात करते हैं कि इंटायर रॉड एट द सेम पोटेंशियल, ये संभव नहीं है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट द हाईएस्ट पोटेंशियल सेंटर, नहीं, सेंटर पे हाईएस्ट पोटेंशियल नहीं, ऐसा नहीं है ना। और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल लोएस्ट एट सेंटर, ये ऐसा भी कोई बात नहीं है। ओके, तो हमारा कौन सा होगा, सेक्टर का बी होगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 18। 18 में क्या है, ए स्मॉल स्क्वायर लूप ऑफ वायर एंड is placed inside the large square loop of side n is greater than, very greater than n. The loop are coplanar and the center coincide. The mutual induction of the coil is proportional to. Okay. तो हमारा mutual induction किस पे डिपेंड करता है, एक छोटा सा स्क्वायर है जिसका लेंथ n है, इसको प्लेस किया गया इन द इनसाइड अ लार्ज स्क्वायर लूप। एक लार्ज स्क्वायर लूप है, इसमें इसको रखा गया। द लूप आर कोप्लेनर, लूप क्या है, एक ही प्लेन में है। ओके, द म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ द प्रोपोर्शनल। ओके, तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे हम, मैट्रिक फील्ड लेंगे बराबर है कारण। ओके, मैट्रिक फील्ड लेना है बड़े बनने के कारण, और हमारा फ्लक्स लेना है छोटे बनने के कारण। एक चीज़ देखिए, अगर हमारा एक लूप जोटा बहुत बड़ा हो और छोटा लूप बहुत छोटा हो, तो मैट्रिक फील्ड लेंगे हम बड़े वाले के कारण, क्योंकि जब बड़ा वाला के कारण मैट्रिक फील्ड लेंगे तो हमको सब जगह मानते हैं। ओके, और जो हम फ्लक्स लेंगे वो किसी कारण, छोटे वाले कारण। 2 पॉइंट हो गया। ओके, तो हम इसमें क्या कर दिए, फाइव इक्वल टू बी, तो हमारा जो एरिया कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर, और हमारा जो इसमें जो मैट्रिक फील्ड वो कितना होगा, म्यू नॉट आई बाय एन। ओके, और 4 पाई, और जो भी होगा इसका निकाल लेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा होगा म्यूचुअल इंडक्शन एम आई। तो इससे हमारा करंट से करंट कटेगा, तो म्यूचुअल इंडक्शन हमारा होगा एन स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शन, और हमारा जो बर्का जो वायर है उसका लेंथ का इनवर्सली प्रोपोर्शन। तो 18 का ऑप्शन नंबर बी। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 19। एट द रिजल्ट ऑफ चेंज इन मैट्रिक फ्लक्स, मैट्रिक फ्लक्स के चेंज की वजह से लिंक टू द क्लोज लूप शोन इन फिगर एंड ईएमएफ भी वोल्टेज इंड्यूस इन द लूप। ओके, तो इसमें फ्लक्स के चेंज के कारण क्या हो रहा है, इसमें लूप में पोटेंशियल भी जनरेट हो रहा है। द वर्क डन इन टेकिंग द चार्ज क्यू फ्रॉम वन से along द लूप, लूप में जोटा है इसको ले जाने में इसमें हमारा कितना वर्क डन होगा। ओके, तो हमारा जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, चार्ज इंटू पोटेंशियल। तो हमारा इसमें जो वर्क करना पड़ेगा एक पोटेंशियल से लेके दूसरे, एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट ले जाने में, वो हमारा इतना होगा। ऑप्शन नंबर ए। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 20। ए वायर लूप इज रोटेटेड इन यूनिफॉर्म मैट्रिक फील्ड अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द फील्ड। वायर लूप को क्या किया, हम रोटेट किए मैट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर। द डायरेक्शन ऑफ द करंट इंड्यूस्ड इन द लूप रिवर्सेस वंस ईच। डायरेक्शन ऑफ द करंट होता है हर बार रिवर्स कर रहा है। ओके, हाफ रिवोल्यूशन के बाद, क्वार्टर रिवोल्यूशन के बाद, फुल रिवोल्यूशन के बाद, टू रिवोल्यूशन के बाद। ओके, तो अगर हमारा कोई भी लूप को हम रोटेट कर दिए इस तरह से, तब वह जो है साइन या कॉस का पार्ट को फॉलो करेगा।
है ना। तो ये मतलब क्या हुआ, आधा रिवोल्यूशन में होता है, एक बार 0 होगा, फिर एक बार मैक्सिमम होगा, एक बार 0 होगा, एक बार फिर मैक्सिमम होगा। तो हाफ ऑफ द रिवोल्यूशन में होता है, करंट का डायरेक्शन हमें चेंज करेगा अगर हम उसको रोटेट करेंगे तो परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 21, इफ द नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट ऑफ द कॉइन इज डबल। ओके, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट की सीक्वेंस का डबल कर दिए तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा। ओके, सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, म्यू नॉट एन स्क्वायर एरिया पर यूनिट। ओके, नंबर ऑफ टर्न को अगर हम दुगुना कर दिए तो हमारा सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा, 4 गुना। ऑप्शन नंबर डी। Now come to the question number 22. The total charge induced in a conducting loop when it is moved in a magnetic field depends upon। The total charge जो होता है इसमें इंड्यूस वो कितना होगा। ओके, the rate of change in magnetic flux, initial magnetic flux only, total change in magnetic flux और फाइनल magnetic flux only। ओके, तो अपने समझते हैं चार्ज होता क्या है। तो जो चार्ज का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, डेल्टा फाइव बाई आर। ओके, तो ये ना शुरू का ना फ्लक्स पे डिपेंड कर रहा है ना बाद के फ्लक्स पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है चेंज इन फ्लक्स पे। तब इसका आंसर क्या होना चाहिए, टोटल चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पे डिपेंड करेगा हमारा टोटल चार्ज कितना इसमें इंड्यूस हुआ। ओके, नेम द लॉ इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नेम लॉ जो होता है एनर्जी कंजर्वेशन पे है। इफ रोटेशनल वेलोसिटी ऑफ द डायनेमो आर्मीटर इज डबल। ओके, अगर जो है हम उसको डबल कर दिए ओमेगा का मान, देन द इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 में हमारा जो ईएमएफ था उसमें क्या होगा, पीओडी के ईएमएफ का मान क्या होता है, बी ए ओमेगा, बी ए ओमेगा हुआ। तो अगर हम रोटेशन को डबल कर दिए तो हमारा ईएमएफ का मान भी दुगना हो जाएगा। ओके, नाउ कम टू द चोक कॉइन। चोक कॉइन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो ये किस पे डिपेंड करता है, बार्टलेस करंट, सेल्फ इंडक्टेंस, ट्रांजिएंट करंट और म्यूचुअल इंडक्टेंस, चार ऑप्शन है। इट डिपेंड्स अपॉन द सेल्फ इंडक्टेंस। ओके, यह दो जैसे मरकरी है तो मरकरी में दो इंडक्टर लगा होता है। तो इंडक्टर का काम क्या है, अगर हमारा करंट बढ़ेगा तो करंट को घटाएगा और करंट घटेगा तो हमारा करंट को बढ़ाएगा। ओके, थैंक यू।